हम क्विज 12 करेंगे यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए। ये जो क्विज़ है इससे अप्रॉक्सीमेटली आप 60 प्लस क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। मतलब इसमें पीवाईक्यू या करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। बाकी ये प्रीलिम्स का कोर्स है, कंप्लीट कोर्स टेस्ट सीरीज़ जो है वो 6 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। बाकी जो प्रीलिम्स का जो कोर्स था उससे 102 क्वेश्चंस प्रिडिक्ट हुए थे, और ये जो क्वेश्चंस है वो टेस्ट सीरीज़ और करंट अफेयर से आए थे। नीचे पीडीएफ होगी, वहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूक्रेन इज़ बॉर्डर्ड बाय। तो यूक्रेन इज़ बॉर्डर्ड बाय, तो ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, सी ऑफ अजोव। तो इसका आंसर है आंसर सी 1 and 3, ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव। तो यूक्रेन जो बॉर्डर करता है, इस तरह से देख लेते हैं, मैप से ज़्यादा अच्छा है, इस तरीके से समझ में आएगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो यूक्रेन इस बार इम्पॉर्टेंट है, तो इसका बॉर्डर कंट्रीज पूछी जा सकती हैं। तो ईस्ट में उसके यूक्रेन के रशिया है, ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में रशिया। बेलारूस जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में बेलारूस। फिर वेस्ट में क्या है, पोलैंड एंड स्लोवाकिया। वेस्ट में पोलैंड एंड स्लोवाकिया है। फिर साउथ वेस्ट में कौन सी कंट्री है, हंगरी, रोमानिया एंड मोल्डोवा। फिर उसके बाद यहाँ साउथ में है ब्लैक सी, साउथ में ब्लैक सी, एंड साउथ ईस्ट में है सी ऑफ अजोव। तो ये हो गया। यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं रशिया वाले को, जिससे कंफ्यूजन ना हो। नंबरिंग करेंगे हम इसकी कि एक कंट्री 1 2 रशिया हो गया, यहाँ नॉर्थ वेस्ट में बेलारूस हो गया, पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, और मोल्डोवा हो गया। तो ये कंट्रीज हो गई। यहाँ मैप से भी आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो। तो इसका आंसर है आंसर डी, माउंट कोटापाक्सी। तो माउंट कोटापाक्सी जो है हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है इन द वर्ल्ड। कहाँ है ये, एंडीज में, एंडीज माउंटेन, इक्वाडोर। बाकी माउंट टॉल जो है वो फिलीपींस में है, किलिमंजारो जो है तंजानिया में है। देखो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर आप कोई पीवाईक्यू करें या फिर कोई टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन करें, किसी भी चीज़ के क्वेश्चन करें, सिर्फ ऑप्शन को मत देखिए कि आपने लगा दिया कि माउंट कोटापाक्सी, फिर उसका कि हाँ ये इक्वाडोर में। बाकी जो चीज़ें ऑप्शंस में है कि माउंट टॉल का है, माउंट किलिमंजारो क्या है, माउंट पिनाटोबो का है, तो ये इन सारे ऑप्शंस। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपके एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। अगर सपोज ये मैच द फॉलोइंग में लगाने आ गया कि कौन सा जो है, कौन सा माउंटेन, कौन सा वॉल्केनो कहाँ है, तो आप इसको आराम से लगा सकते हो। सपोज यही क्वेश्चन आ गया, क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि आपने इस तरीके से प्रैक्टिस की है। तो माउंट पिनाटोबो कहाँ है, माउंट पिनाटोबो भी फिलीपींस में है। तो जो कोटापाक्सी है वो एक्टिव वॉल्केनो है। कोटापाक्सी जो है हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है।
हाईएस्ट एक्टिव, इसकी हाइट है 599 मीटर। और जो हाईएस्ट वॉल्केनो है, हाईएस्ट वॉल्केनो, ये तो एक्टिव वाला है, ये हाईएस्ट जो वॉल्केनो है वो है आपका ओजस डेल सेलाडो, और ये 6893 मीटर का है, और ये कहाँ है, अर्जेंटीना चिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्केनिक इरप्शन डू नॉट अकर इन, तो वॉल्केनिक इरप्शन कहाँ नहीं होता, तो इसका आंसर है आंसर ए, बाल्टिक सी। तो वॉल्केनिक इरप्शन जो है हमेशा रिलेट करता है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से, तो मतलब जो प्लेट आपकी एजेस होती हैं उसमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस अगर होता है तो तब वॉल्केनिक इरप्शन होता है। तो जो आपका बाल्टिक सी है वो प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए बाल्टिक सी में नहीं होता। आप मुझे बताएंगे बाल्टिक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट ल्याओ इज एन एक्टिव वॉल्केनो इन, तो इसका आंसर है आंसर बी, हवाई। तो इसको क्या है, इसको लॉन्ग माउंटेन बोलते हैं। हवाई आइलैंड का है, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी, तो कौन सा वॉल्केनो को लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी बोला गया है, तो इसका आंसर है आंसर सी, स्ट्रोम्बोली। तो स्ट्रोम्बोली को जो है लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी बोला गया है, और ये कहाँ है, नॉर्थ ऑफ सिसिली में, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस ऑन द अर्थ विच रिकॉर्ड द सिस्मिक वेव फर्स्ट, तो सिस्मिक वेव जो है फर्स्ट रिकॉर्ड करने वाला जो प्लेस है अर्थ में वो कौन सा है, तो इसका आंसर हो गया आंसर बी, एपिसेंटर। देखो आपका ये अर्थ है, ये पॉइंट है जिसको हम फोकस बोलते हैं और हाइपोसेंटर भी बोलते हैं इस पॉइंट को। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक। फिर उसके बाद ये पॉइंट है एपिसेंटर, एपिसेंटर। तो एपिसेंटर वो पॉइंट होता है अर्थ सरफेस में जो डायरेक्टली अबव होता है फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, और यहाँ जो है सिस्मिक वेव सबसे पहले पाई जाती हैं। और जो सिस्मोसाइट है वो एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है और जो पहले यूज होता था सिस्मिक एक्टिविटी को मेजर करने के लिए, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट कहाँ पाई जाती है, एपिसेंटर में। नेक्स्ट है रिचर स्केल इज यूज टू मेजर, देखो ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन आया था, तो इसका जो आंसर है, तो इसमें जो रिचर स्केल जो यूज होता है वो बेसिकली मैग्नीट्यूड के लिए यूज होता है, लेकिन यह मैग्नीट्यूड कहीं नहीं है, लेकिन इससे आसपास रिलेटेड जो ऑप्शन था उस पर टिक लगा दीजिए। तो इससे आसपास रिलेटेड क्या था, इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, माना कि ये ऑप्शन में से नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन क्या हुआ होगा, पेपर से या तो डिलीट हुआ होगा, डिलीट हुआ होगा, या फिर ए वाले ऑप्शन को सही मान लिया होगा। तो मतलब जिस हिसाब से भी मतलब यूपीपीएससी ने अपना करा होगा, तो ये है, तो इसका इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि पहली बात इस टाइप के क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत ही क्या है, रॉन्ग ऑप्शन देने की ज़रूरत ही क्या है, रॉन्ग ऑप्शन देने की क्या ज़रूरत है। दूसरा, अगर किसी चीज़ का आंसर डाइसी है उसको भी पेपर में रखने की क्या ज़रूरत है। आप अब ये लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे जो चीज़ें हैं, जैसे कोई नेशनल पार्क है, पिछली बार ही आया था क्वेश्चन, अब भाई वो अब उत्तराखंड का पार्ट है और तुम उसे उत्तर प्रदेश में दे रहे हो, तो ऐसे में जो बच्चा है, जो एक्सपीरियंस है, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, वो कंफ्यूज तो होना ही है। कुछ लोग उसको सही लगाए आएंगे, कुछ लोग गलत लगाए आएंगे, और अब किसी के फेवर में मार्क्स आ जाएंगे, किसी के फेवर में नहीं आएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस रखने का कोई मतलब ही नहीं होता। उन क्वेश्चंस को हज़ारों क्वेश्चन, लाखों क्वेश्चन हैं बनाने के लिए, करंट अफेयर्स में भी, स्टैटिक में भी, करंट अफेयर्स में भी इतने क्वेश्चन है बनाने के लिए कि, लेकिन फिर भी आप ऑप्शंस उसके गलत कर देते हो, स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ये हो जाती है।
तो यही सारी चीज़ें हैं कि आप मतलब एटलीस्ट 150 क्वेश्चन, इतना तो मतलब हर कोई डिज़र्व करता है कि 150 क्वेश्चन जो है एरर फ्री हो, उसमें से कोई एरर ना हो, और एक पेपर जो है वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब एरर फ्री पेपर तो एटलीस्ट डिज़र्व ही करता है हर इंसान, कि उसमें कोई मिस प्रिंटिंग ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ऑप्शन सही हो, कोई स्टेटमेंट सही हो, तो इतना तो हर कोई डिज़र्व करता है। और ये कहीं ना कहीं जो है आपकी जो एग्ज़ाम है और जो उसमें जो लोगों के मार्क्स आते हैं उसको भी कहीं ना कहीं हैम्पर करता है, कि आपको प्रोविजनल आंसर की आने के बाद भी नहीं पता होता है कि कितने सही आएंगे, कितने गलत होंगे, क्या होंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो खैर ठीक है, देखते हैं 2024 में कुछ सुधार होता है या नहीं होता है। तो ये आंसर है इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इन द मिडल ईस्ट आर लैंड लॉक्ड। तो इसमें से कौन से हैं जो लैंड लॉक्ड है? तो इसका आंसर है आंसर डी, कोई भी लैंड लॉक्ड नहीं है। टर्की भी नहीं है, सीरिया भी नहीं है, इराक भी नहीं है, ईरान भी नहीं है। तो देखिए ये टर्की है, यहाँ ऊपर ब्लैक सी है, नीचे मेडिटेरियन सी है, दोनों को बॉर्डर करता है। ये सीरिया है, यहाँ मेडिटेरियन सी है। इराक है, यहाँ पर्शियन गल्फ है। ईरान है, यहाँ भी पर्शियन गल्फ है। ईरान जो है आपका ईरान जो है पर्शियन गल्फ और कैस्पियन सी, दोनों को बॉर्डर करता है। तो देखना, ईरान जो है किसको बॉर्डर करता है? पर्शियन गल्फ एंड कैस्पियन सी। क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि इनमें से कौन सी कंट्री जो इनको बॉर्डर करती है। ऐसे ही आपका टर्की जो है वो बॉर्डर करता है मेडिटेरियन सी को एंड ब्लैक सी को। इसका आंसर हो गया आंसर डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया वॉज वर्स्ट इफेक्टेड बाय 2024 सुनामी। तो 2024 सुनामी से कौन सा वर्स्ट इफेक्टेड है? तो इसका आंसर है आंसर सी, कोरोमंडल कोस्ट। देखो मैंने इससे लास्ट वाले क्विज में सारे कोस्ट बताए थे कि कौन सा कोस्ट कहाँ है। देखो ये है कोंकण, कन्नड़, मलाबार, फिर उसके बाद आपका उत्कल, नॉर्दर्न सर्कल, फिर यहाँ कोरोमंडल कोस्ट। तो ये आपका है, इसका इसका आंसर हो गया कोरोमंडल कोस्ट। इस टाइप से जो चीज़ें हैं वो याद रहनी चाहिए कि ये कि हाँ एकदम पिक्चराइजेशन होनी चाहिए दिमाग में कि ये कोस्ट है, ये यहाँ है, और इस टाइप से जो है सारी चीज़ों को बनाने की। तो कोरोमंडल कोस्ट जो है साउथ ईस्ट कोस्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, एंड द कोस्ट लाइन रन फ्रॉम द फॉल्स डीवी पॉइंट इन द नॉर्थ टू द कन्याकुमारी इन द साउथ। तो फॉल्स डीवी पॉइंट से कन्याकुमारी तक ये रन करता है। नेक्स्ट है, सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ लोकेटेड है? तो ये हैदराबाद में लोकेटेड है। तो ये कहाँ इस्टेब्लिश है? इन कोइस, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज। तो कौन से कॉन्टिनेंट में लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज है? तो इसका आंसर है अफ्रीका। तो अफ्रीका के अंदर 54 कंट्रीज हैं, 54। फिर सेकेंड नंबर पे कौन सा है? यूरोप, 51। फिर एशिया, 50। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो इसमें से कौन सा कॉन्टिनेंट जो है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है? तो इसका आंसर है आंसर बी, अफ्रीका। तो 7 कॉन्टिनेंट हैं हमारे, और मतलब इस ऑप्शन के हिसाब से जो है वो आपका अफ्रीका है। बाकी आपका क्या है? पहले एशिया, फिर देन अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। देखो
कन्फ्यूजन की बात यही है कि अगर ये लास्ट वाले लगाने को दे दिए तो गलती हो जाएगी। यूरोप आपको लगता होगा कि कितना बड़ा है, लेकिन नहीं, ये सेकेंड लार्जेस्ट लीस्ट है। तो फिर उसके बाद सबसे कम जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, फिर यूरोप है, और लार्जेस्ट जो है एशिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। कुछ जोग्राफिकल फीचर्स दे रखे हैं और ये किस रीजन पे है वो दे रखा है, तो इसमें कौन सा सही है? एब्सीनियन प्लेटू, एटलस माउंटेन, गुआना हाईलैंड, ओकोवांगो बेसिन। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी, एटलस माउंटेन। ये एटलस माउंटेन सही है, ये नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के अंदर है। एब्सियन प्लेटू जो है वो ईस्ट अफ्रीका में है। गुआना हाईलैंड जो है वो नॉर्थ साउथ अमेरिका के नॉर्थ में है। ओकोबांगो जो है वो वेस्ट अफ्रीका में है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। तो इसमें से कौन सा जो है नॉट लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ द अफ्रीका? तो इसका आंसर हो गया आंसर डी, गुआना। तो गेबन इज अ कंट्री लोकेटेड ऑन वेस्ट कोस्ट ऑफ द सेंट्रल अफ्रीका। तो वेस्ट कोस्ट ऑफ द सेंट्रल अफ्रीका, और ये इक्वेटोर पे लोकेटेड है। और इसकी कैपिटल क्या है? लिब्रिविली। फिर गिनी जो है, गिनी आप यहाँ नीचे वाला एरिया जब उसमें देखेंगे अफ्रीका में, तो वहाँ है। तो वेस्ट कोस्टल कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, और फ्रेंच गिनी बोला जाता था। और इसकी कैपिटल क्या है? कोनाक्री। फिर उसके बाद आपका गिनी बिसाऊ वेस्ट अफ्रीका में है, और इसकी जो बिसाऊ है वो इसकी कैपिटल सिटी है। गुआना जो है बेसिकली जो है इट्स अ नॉर्दर्न मेनलैंड इन साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लाइंड वैली इज फाउंड इन। तो ब्लाइंड वैली कहाँ फाउंड होती है? ए में, कास्ट रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजर्ट इज डिफाइन एज द एरिया वेयर। तो डेजर्ट क्या डिफाइन करता है? एरिया वेयर इसका आंसर हो गया आंसर सी, एनुअल रेन अकर लेस देन 25 सेंटीमीटर। तो डेजर्ट वो एरिया है जहाँ एनुअल रेन जो है 25 सेंटीमीटर। ये गलत हो गया कि नो प्लांट्स फाउंड होते हैं, और बाकी ये भी गलत है। एनुअल रेन जो है लेस देन 25 सेंटीमीटर, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो गया इसका आंसर हो गया आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। वेदरिंग भी है, मास वेस्टिंग भी है, डिपोजिशन भी है। देखो, एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस वो होता है जो अर्थ क्रस्ट के अर्थ सरफेस के अंदर जो होते हैं। एक्सोजेनिक वो होते हैं जो अर्थ पे लेते हैं या नियर द अर्थ सरफेस जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो दीज आर द एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक के जैसे एग्जाम्पल हो गए। एंडोजेनिक के क्या एग्जाम्पल हो गए? वॉल्केनो हो गया, इन द अर्थ क्रस्ट होता है, अर्थक्वेक हो गया। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल हैं वो आपके
एंडोजेनिक के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग प्रेजेंस इन द अर्थ क्रस्ट। ये दे रखा है ऑक्सीजन, सोडियम और इंक्रीजिंग प्रेजेंस। तो इंक्रीजिंग में लगाना है आपको, छोटे से बड़े में लगाना है। तो इसका आंसर हो गया आंसर ए, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है में सबसे ज़्यादा है अर्थ क्रस्ट में 46.6, फिर उसके बाद ऑक्सीजन हो गया ये, फिर आयरन हो गया। मतलब इसके हिसाब से वैसे तो आपका अर्थ क्रस्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, ऑक्सीजन और सॉरी मैग्नीशियम। तो सबसे पहले आपका हो गया यहाँ ऑक्सीजन दे रखा है, ये ऑक्सीजन हो गया, फिर उसके बाद आयरन, फिर सोडियम और फिर मैग्नीशियम। ये इसका नेक्स्ट है, बर्मुडा ट्रायंगल लाइज इन। तो इसका आंसर है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो बर्मुडा ट्रायंगल जो है, देखो क्या है कि जैसे ये क्वेश्चंस हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे मतलब जो प्रीवियस ईयर जो रिपीट हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन वन लाइन में ही रिपीट हो रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि कुछ जो प्रीवियस ईयर हैं वो आपके स्टेटमेंट में दे दिए जाते हैं। जैसे 2023 में आपने क्वेश्चन देखा होगा, हॉकिंस वाला क्वेश्चन आया था, एक हॉकिंस वाला क्वेश्चन आया था, वही सेम वही क्वेश्चन आपका 1993 के पेपर में आया था। 1993 के पेपर में जो है क्वेश्चन आपका सिर्फ वन लाइनर के फॉर्म में था, और इसमें जो क्वेश्चन था आपका 2023 में टू स्टेटमेंट के फॉर्म में था। तो मतलब एक स्टेटमेंट आपका 1993 के पेपर से सॉल्व हो रहा है। तो अगर एक स्टेटमेंट का भी आपको आंसर पता है तो आप दूसरा आसानी से कर सकते हो। एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि एक स्टेटमेंट की श्योरिटी है। तो इसी तरीके से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रेलेवेंस है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थोड़े पुराने हैं उनका जो है वन लाइनर उठा के आपको स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल यही दे दिया जाए, बर्मुडा ट्रायंगल वाला इज इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और अटलांटिक ओशन से रिलेटेड एक और स्टेटमेंट दे दिया जाए, ये सब फॉर एग्जांपल। अच्छा, सेम ये क्वेश्चन है और हम इसको ना स्टेटमेंट बेस में बनाते हैं, सेम इसी क्वेश्चन को। आप जैसे 2024 का पेपर है तो ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है 2024 के पेपर में। चूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1, बर्मुडा ट्रायंगल लाइज इन साउथ अटलांटिक ओशन। एक स्टेटमेंट ये हो गया। ये स्टेटमेंट हो गया। एंड बर्मुडा ट्रायंगल is also known as devil's triangle। फिर चूज द करेक्ट बताओ। A 1 only, B 2 only, C both, D none। अब देखो, हमने PYQ का ये क्वेश्चन पढ़ा था कि बर्मुडा ट्रायंगल जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, लेकिन 2024 में हमारा स्टेटमेंट बेस में इस टाइप से क्वेश्चन आ गया। तो एटलीस्ट एक स्टेटमेंट जो है वो तो हमने पुरानी पढ़ रखी है। तो इसी तरीके से जो है आपके PYQ जो है काफ़ी सारे रिपीट हो रहे हैं कि आप जो है
ये जो सारी चीज़ें हैं कि इसी तरीके से रिपीट हो रहे हैं, तो इसीलिए आपको जो है एक्सप्लेनेशन बताया जाता है, इधर उधर की चीज़ें बताई जाती है कि अगर स्टेटमेंट बेस्ड में अगर चीज़ें आएँ तो आप उनको कर लो। तो ये क्या है, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये नॉर्थ अटलांटिक में है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली, आंसर बी। तो स्टेटमेंट में बन गया। अब इसमें क्वेश्चन में कुछ था थोड़ी ना, आपका नॉर्मल जो है, आपका वन लाइनर वाला क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड में बन गया है। तो बर्मुडा ट्रायंगल बाय पॉइंट इन बर्मुडा, फ्लोरिडा एंड Puerto Rico in the western part Miami in the North Atlantic Ocean. नेक्स्ट है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स एट, तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, तो इसका आंसर है आंसर बी, एट द फिक्स्ड हाइट। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का जो ऑल्टीट्यूड होता है अप्रॉक्सीमेटली 35,786 किलोमीटर अबव द सी लेवल, एंड इट इज डायरेक्टली अबव द अर्थक्वेक, इट इज डायरेक्टली अबव एंड द रिवॉल्व इन द सेम डायरेक्शन एज द अर्थ। अर्थ कैसे रिवॉल्व होती है, वेस्ट टू ईस्ट। तो ये मतलब अर्थ के स्टेशनरी आप मान लो, सेम डायरेक्शन एट द अर्थ वेस्ट टू ईस्ट और अबव द इक्वेटर। नेक्स्ट है वेयर डिड द 19 एनुअल मीटिंग ऑफ द सेक्रेटरीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट टेक प्लेस। तो SCO की जो 19 जो सेक्रेटरीज मीटिंग कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर है कजाकिस्तान। तो हमारे इंडिया से कौन गए थे, तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल जो है, उन्होंने डेलीगेशन जो मीटिंग है उसको अटेंड किया था। और 19 जो मीटिंग है आपकी कहाँ हुई थी, अस्ताना में, अस्ताना कजाकिस्तान में। फिर उसके बाद इसी मीटिंग में जो है कॉपरेशन प्रोग्राम टू काउंटर टेररिज्म, वो अडॉप्ट और काउंटर टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म फॉर 2025-2027, उसके लिए टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, इसके लिए काउंटर प्रोग्राम हुआ। दूसरा चीज़ क्या हुई इसमें, एंटी ड्रग स्ट्रैटेजी, एंटी ड्रग स्ट्रैटेजी किसके, 2024 से 2029। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्नब गोस्वामी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एट विच बैंक इन अप्रैल 2024। तो इसका आंसर है फाइनेंशियल ऑफिसर, इसका आंसर है पंजाब एंड सिंध बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यरलुंग सांगपो रिवर। पहला, इट ओरिजिनेट एट रोंगबुक ग्लेशियर इन सदर्न तिब्बत। द रिवर फॉर्म द वर्ल्ड डीपेस्ट कैनन यारलुंग सांगपो ग्रैंड कैनन। द रिवर पासेज इनटू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें बताना है आपको कौन सा सही है, सही बताना है। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, इट ओरिजिनेट एट रोंगबुक ग्लेशियर। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये कहाँ ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट होती है यांगशी ग्लेशियर में, यांगशी ग्लेशियर। फिर द रिवर फॉर्म द वर्ल्ड डीपेस्ट कैनन, तो ये स्टेट जो है बिल्कुल सही है। तो इट फॉर्म्स द साउथ तिब्बत वैली एंड द ग्रेट कैनन बिफोर पासिंग इनटू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब डाउन स्ट्रीम आती है अरुणाचल प्रदेश से तो रिवर और ज़्यादा वाइड हो जाती है और फिर इसको बोलते हैं सियांग। और फिर उसके बाद जो है डाउन स्ट्रीम आई, उसको सियांग बोला। फिर उसके बाद जो है इसके बाद ये कहाँ पहुंची, असम में। और जब ये असम में पहुंचती है तो इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। फिर उसके बाद असम से जो है रिवर बांग्लादेश एंटर कर जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द हेल्थ टेक ऐप न्यूट्री प्लस टू डेमोक्रेटाइज हेल्थ मॉनिटरिंग इन द कंट्री। तो इसका आंसर है आंसर बी, ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। इंडिया का फर्स्ट होम ग्रोन जीन थेरेपी फॉर द कैंसर लॉन्च किसने किया है, इसका आंसर है IIT बॉम्बे ने। ट्रीटमेंट का नाम क्या है, कार्ट सेल थेरेपी।
विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024? तो इसका आंसर है आंसर डी, यूनिसेफ। नेक्स्ट है एयर ऑफ द एंथ्रोपोसीन प्रोजेक्ट इज अ इनिशिएटिव ऑफ, तो इसका आंसर है आंसर डी, नन। तो एयर ऑफ द एंथ्रोपोसीन प्रोजेक्ट क्या करेगा कि आपका यूटिलाइज करेगा लाइट पेंटिंग टू विजुअली रिप्रेजेंट द एयर पॉल्यूशन इन इंडिया, यूथोपिया एंड यूके। कहाँ? इंडिया में, यूथोपिया में एंड यूके। और ये हाईलाइट करेगा कि आपका क्या सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क है। और इसको क्रिएट किसने किया है? बाय द आर्टिस्ट रॉबिन प्राइस, एन एनवायरमेंटल साइंटिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बिर्मिंगम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेक करीबा। तो लेक करीबा से रिलेटेड है। लेक करीबा इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन मलावी एंड मोजाम्बिक्यो। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक एंड रिजर्वॉयर बाय वॉल्यूम। द लेक वॉज क्रिएटेड बाय डैमिंग। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, सही बताने हैं आपको। तो पहला स्टेटमेंट है बॉर्डर मलावी एंड मोजाम्बिक्यो, तो स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इट बॉर्डर जाम्बिया and Zimbabwe. It borders the Zambia and the Zimbabwe. It is the world largest artificial lake and reservoir by volume. तो ये स्टेटमेंट सही है। लेक करीबा was created by damming the Zambezi river. ये भी बिल्कुल सही है। It created by damming the Zambezi river. तो इसका आंसर हो गया, कितने करेक्ट है? ओनली 2 and 3 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर्स टू। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? देखो आरबीआई जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कुछ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और कुछ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट रिलीज करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? इसका है आंसर सी, परचेज एंड सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई। तो ओपन मार्केट में क्या है? आरबीआई या तो बाय करता है या सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू एडजस्ट द मनी सप्लाई एंड द इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को करने के लिए। एक होता है आपका CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो इसका क्या मतलब है? इट इज अ परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट मस्ट होल्ड विद द आरबीआई। द डिपॉजिट मस्ट होल्ड विद द आरबीआई। तो कुछ डिपॉजिट जो है वो आरबीआई के पास रहेगा, तो ये जो लेंडिंग कैपेसिटी है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। SLR क्या होता है? SLR इज अ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट मस्ट इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऑल्सो अफेक्टिंग द लिक्विडिटी एंड द इंटरेस्ट रेट। तो ये भी लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पॉलिटी is an essential feature that indicate that it is a federal in character। तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि फेडरल कैरेक्टर में है या नहीं है? फेडरल कैरेक्टर में है या नहीं है? तो इसका आंसर है, इसका आंसर है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। इसका आंसर है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। तो आपके मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फेडरल कैरेक्टर है और कुछ जो है वो यूनिटरी कैरेक्टर है। फेडरल कैरेक्टर और यूनिटरी कैरेक्टर। तो फेडरल जो फीचर है, मैं जिस तरीके से बता रही हूँ आप उसी तरीके से इसको याद करिएगा। फेडरल फीचर है, तो पहला हो गया डुअल गवर्नमेंट, पहला फेडरल फीचर। दूसरा फेडरल फीचर क्या है कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, पहला ये फेडरल फीचर है। तीसरा जो फेडरल फीचर है
अब कॉन्स्टिट्यूएंसी से कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है बाकी सारे फेडरल फीचर। मैं आपको तरीका बता रही हूँ याद करने का। पहला हो गया डुअल गवर्नमेंट, दूसरा हो गया बाइकैमरल लेजिस्लेचर, फिर जो है वो आगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। ये पेन का काम करना बंद कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन से क्या, थर्ड हो गया आपका कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फोर्थ हो गया कि रिजिड होना चाहिए, और फिफ्थ क्या हो गया कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। ये हो गया। फिर सिक्स्थ क्या है, डिवीजन ऑफ पावर। सेवेंथ क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। तो ये आपके फेडरल फीचर होते हैं। तो ये मुझे लगता है आपको याद करने का तरीका समझ आ गया होगा किस तरीके से याद करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के 3 है, रिटन, रिजिड, सुप्रीमेसी, डुअल गवर्नमेंट है, बाइकैमरल लेजिस्लेशन है, डिवीजन ऑफ द पावर है, और इंडिपेंडेंस जुडिशरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो डिवीजन ऑफ द पावर का मतलब क्या हो गया कि आपका जो है 3 लिस्ट में डिवाइडेड है। यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में डिवाइडेड है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी का मतलब आपको पता ही है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पता ही है क्या होता है, रिजिड भी पता ही है, हार्ड टू अमेंड, एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पता ही है आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव ऑल। एंड डुअल गवर्नमेंट का आपको पता ही है कि एक गवर्नमेंट जो है आपकी यूनियन पे है और एक गवर्नमेंट जो है आपकी स्टेट में है, तो डुअल गवर्नमेंट है। फिर उसके बाद आपको बाइकैमरल लेजिस्लेचर पता ही है। अपर हाउस आपका लोअर हाउस है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है बाइकैमरल। तो ये आपके फीचर हो गए सारे। तो इन सारे क्विज को देखो, ये 12th क्विज हो गया। तो हर क्विज में हमने 30 क्वेश्चंस करे हैं। तो आपके आपके 360 क्वेश्चंस तो हो ही गए हैं। तो अगर आप किसी ने क्विज नहीं किया है तो इन क्वेश्चंस को देख लो। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बार बार पेपर में ये क्वेश्चंस आते हैं, और जो करंट में भी रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।